मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। हम जोधपुर में हैं, आपका इलाका है जोधपुर में। यहाँ तो काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है आप सबके बीच में। पूरे राज्य में क्या हाल है? देखिए, मुझे पिछले 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ग्रेजुअली चुनाव को ऊपर उठाया है, उन सभी कार्यक्रमों के निमित्त राजस्थान भर का प्रवास करने का अवसर मिला। पहले हमने राजस्थान में इस कुराज कुशासन के प्रति लोगों की भावनाओं को संकलित करने के लिए पूरे राजस्थान भर में यात्राओं का आयोजन किया था। मुझे पूरे प्रदेश में प्रवास करने का, लगभग सब जिलों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। बाद में हमने नई सहेगा राजस्थान कैंपेन किया, उसमें भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में मैं गया। जयपुर में जब हमने एक बड़ा प्रदर्शन 1 लाख लोगों का किया था, उसमें भी मैं शरीक था। राजस्थान भर से आए हुए लोगों से बात करने का अवसर मिला। अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा के निमित्त भी राजस्थान के लगभग सब हिस्सों में मैं गया हूँ। जिस तरह से धीरे धीरे जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के तरफ बढ़ रहा था और कांग्रेस के इस कुशासन के प्रति जनता जिस तरह से मुखर हो रही थी, और अभी आचार संहिता के लगने के बाद में से लेकर के नामांकन की सभाओं के चलते जब मैं पूरे राजस्थान में प्रवास कर रहा हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि एक सुनामी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में आ रही है। प्रचंड बहुमत मतलब नंबर कितना? 100 के ऊपर कितना? लगता है कि नंबर के बारे में जब मैंने पिछली बार प्रचंड बहुमत की बात की थी तो हम 163 सीटों से आए थे। 2013 में हम 163 सीटों से आए थे, तब भी हम प्रचंड बहुमत की बात करते थे और सुमित जी तो भी पूछते थे कि वो नंबर कितना होगा। वो अभी भी 156 बोल रहे हैं। वो भी 156 बोल रहे हैं। उस समय भी 156 बोल रहे थे, पर वो ये भूल गए थे कि वो 156 भारतीय जनता पार्टी का बोल रहे थे। खुद का उनका 56 भी नहीं हो पाया, 21 पे सिमट गए थे। अब की बार भी, ये तो मैं नहीं कहता, पिछले 2-1.5 साल में विधानसभा में उनके विधायकों द्वारा, विधानसभा में उनके मंत्री का दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री के सलाहकार के द्वारा, विधानसभा में और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनके विभिन्न नेताओं के द्वारा, कैबिनेट में साथ बैठने वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा, ये विधानसभा के बाहर और जो है हजारों लोगों की उपस्थिति में ये कहा गया कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है और जो हमारी सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता कह रहे थे, जो सदी की भ्रष्टतम सरकार है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, पहले वो बस से शुरू हुए थे, फिर सिटी बस पे आए, फिर मिनी बस पे आए, फिर कहते थे कि अब इनोवा या जो है फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे। मुझे लगता है ईमानदारी से आज अगर अकेले में खड़े करके आप कैमरा बंद करके पूछोगे तो वो कहेंगे कि हम दो, हमारे तो स्कूटर पे जाने वाले। ओके जिन भाई, ईडी सीबीआई का नाम लिया, खड़गे साहब आए, रैली में 4 बार कहा कि डराया जा रहा है, चुनाव जीत नहीं सकते तो एजेंसीज को लेके आ रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल का जो आरोप लग रहा है उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान में, और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। राजस्थान में 70 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ पेपर लीक के माध्यम से हुई। राजस्थान के युवाओं के मन में आक्रोश था, लेकिन सरकार निरंतर अपनी विफलता पर पर्दा डाल रही थी और किसी भी तरह का कोई कार्रवाई ठोस तरीके से हो सके इससे बच रही थी। आखिर में 17वें पेपर लीक के बाद में जब मीडिया का दबाव बढ़ा, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन के दबाव में आकर के सरकार ने जांच प्रारंभ की, लेकिन उससे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री कहते थे इसमें नए अधिकारी सम्मिलित हैं, नए नेता सम्मिलित हैं, पता नहीं कोई शायद जो है सुरखाब की चिड़िया, परों वाली चिड़िया आकर के और पेपर निकाल करके दे रही थी। बार बार वो कहते थे जब पेपर लीक होता था तो कहता हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब 17वें पेपर लीक के बाद में कार्रवाई प्रारंभ हुई तब आरपीएससी का सर्विंग मेंबर जेल गया और उसके परिवार वालों ने जिस तरह की टिप्पणियां की उससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद में सरकार के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जेल में गए। अब उस प्रिडिक्टिव ऑफेंस के कनेक्शन में जब जहां 70 लाख लोगों का भविष्य, 70 लाख बच्चों का भविष्य ताक पे लगा हो, सपने चूर चूर हो गए हों, उसके ऊपर ईडी ने, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपए का जो है लेन देन हुआ था, ये उस जांच में, प्रारंभिक जांच में, पुलिस की जांच में स्पष्ट हो गया था। तब ईडी ने उसमें पीएमएलए में कार्रवाई प्रारंभ की। उसके बाद में सरगना गिरफ्तार होता है, उसके सूत्र जो है किसी कोचिंग संस्थान तक पहुंचते हैं, वहां से लेकर के नेता तक पहुंचते हैं, तो ये छटपटाहट क्यों होनी चाहिए? मेरा प्रश्न ये है कि पेपर लीक के घोटाले की जांच हो, जल जीवन मिशन जहां हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रश्न हो, उसमें जो घोटाला रहा उसकी जांच हो, उसमें अगर कोई एजेंसी आती है तो ठीक चुनाव के पहले 15 दिन पहले 5 साल से सरकार चल रही है, घोटालों का आरोप आप 2 साल से लगा रहे हैं। देखिए, घोटालों की किसी भी ईडी के केस की जांच के लिए प्रिडिक्टिव ऑफेंस दर्ज होना आवश्यक है।
सरकार ने 6 महीने पहले जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के आधार पर ही ईडी आकर के काम कर सकती है। राजस्थान की सरकार अगर इतनी पाक साफ थी तो दिल्ली पुलिस एक्ट का सेक्शन 6 नोटिफिकेशन विड्रॉ क्यों किया था कि सीबीआई आकर के कहीं जांच नहीं कर ले? ये तो दुर्भाग्य से प्रिडिक्टिव दुर्भाग्य उनका और जनता का सौभाग्य कि प्रिडिक्टिव ऑफेंस दर्ज हो गया और उसके बेस पर ईडी ने कार्रवाई की। मेरा तो प्रश्न सुमित जी आपसे ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए क्या मुहूर्त देखने की आवश्यकता है? क्या समय देखने की आवश्यकता चुनाव है? के माहौल में समय देखने की आवश्यकता है, न कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता है। जीरो टॉलरेंस की नीति है, एक दिन भी व्यर्थ ये मन में शंका पैदा होती है वोटर के मन में कि ये क्या राजनीतिक विद्वेष नहीं है? अगर राजनीतिक विद्वेष होता, महज राजनीतिक विद्वेष होता तो 16 किलो सोना पकड़ा जाता, करोड़ों रुपए पकड़े जाते। ये पकड़े जाने क्या उनको बचने का अवसर प्रदान करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, क्या चुनाव बीतने का और उस जो है भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित की गई अकूत संपदा को चुनाव जीतने के लिए उपयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए? एक सवाल और, खड़गे साहब ने कहा कि वो अपने आप को कहते हैं ओबीसी हैं, मैं तो दलित हूँ। वो तो चाय बनाते हैं, उनकी चाय सब पी लेते हैं, मेरी चाय तो बहुत से लोग पीते भी नहीं है, मैं तो उनसे भी नीचे तबके से आता हूँ। देखिए, मैं तो राजस्थान के उस हिस्से से आता हूँ जहाँ बाबा रामदेव का भगवान रामदेव ने जन्म लिया था और उन्होंने आज से 650 साल पहले सामाजिक समरसता का संदेश दिया था। हमारे यहाँ किसी तरह का ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते। ये जो है अपने आप को दलित दिखा करके ये सहानुभूति बटोरने के राजनीतिक षड्यंत्र अब राजस्थान में समाप्त हो चुके हैं। हम दलितों को साथ लेकर के बैठते हैं। यहाँ इस सभा में भी हम सब लोग एक साथ बैठ करके बात कर रहे थे, हम एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, एक साथ बैठ करके काम कर सकते हैं और एक साथ बैठ करके ये संकल्प करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के इस भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। 7 गारंटी का तोड़ क्या है? मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हैं, लैपटॉप की बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, 10,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। सुमित जी, मैं बहुत विस्तार से इस पे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि 7 गारंटी पर एक दिन हम अलग से एक सेशन करते हैं। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, जिन्होंने 5 साल पहले किसान के कर्ज माफ़ी की गारंटी दी थी और वो गारंटी फेल हो गई, जिन्होंने इन युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी थी, वो फेल हो गई। उल्टा रीट की चोट पड़ी। जिनकी इतनी बड़ी बड़ी गारंटियां फेल हो गई हो, उनकी गारंटियों पर दोबारा कोई विश्वास करेगा क्या? जब इन्होंने पहले लिखित में गारंटियां अभी महंगाई राहत शिविर में दी थी कि हम बिजली मुफ्त देंगे और बिजली मिलना बंद हो गई। आप राजस्थान में मेरे कहने से किसानों के साथ में जाकर के गाँव में चर्चा करिए। जो किसान ज़मीन से पानी निकाल करके खेती करता है उससे ज़रूर बात करिए। ये 2000 यूनिट फ्री की देने की गारंटी करने वाले, जब किसान की फसल जल रही थी, उसके आंख में से आंसू निकल रहे थे और खून के आंसू टपक रहे थे, तब बिजली गदारत थी। अब ये गारंटियाँ पे विश्वास खत्म हो गया। इन गारंटी में एक गारंटी कि हम लैपटॉप देंगे। राजस्थान सरकार की खुद की योजना पिछले 10 साल से चल रही है कि मेरिट में आने वाले और एक निश्चित प्रतिशत से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। 84,000 बच्चे पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो दे नहीं पाए। जिनको चलती हुई स्कीम में नहीं दे पाए, उनको नई गारंटी दे करके लोग विश्वास करेंगे। क्या आपने कहा कि प्रचंड बहुमत आ रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या मैं नए मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आप है उस रेस में? देखिए, मैं बहुत बार पहले भी ये कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा ही नहीं है। और मैं तो कम से कम जिस विचार परिवार से आता हूँ, कौन व्यक्ति किस दायित्व के साथ में कहाँ काम करेगा, किस भूमिका में काम करेगा, ये परिवार के विचार, परिवार के संगठन के, परिवार के वरिष्ठ लोग तय करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो तय करने की प्रक्रिया है। मैं तो उससे आगे बढ़ करके भी कई बार कह चुका हूँ कि संगठन तय करेगा कि गजेंद्र सिंह की उपयोग कहाँ हो सकता है। मैं जब छात्र संघ का अध्यक्ष बना था, अमूमन छात्र संघ के चुने हुए अध्यक्ष अपने कार्यकाल में ही अपनी राजनीतिक सरजमीन तलाशते। मेरे पास अवसर भी थे, लेकिन मेरे मार्गदर्शकों ने मुझे कहा कि तुम्हारा उपयोग सीमावर्ती क्षेत्र में हो सकता है। मैंने वहाँ जाकर के काम किया। 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की दहरी पे भी कदम नहीं रखा। जब संगठन ने यह तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आकर के काम करना है, मैं जो है सांसद के नाते जोधपुर की सेवा कर रहा हूँ। पार्टी का जो है क्षमता बढ़े, उसके लिए देश भर में प्रवास करके काम कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम में काम करने का अवसर दिया, खेती के खाते में काम करने का अवसर दिया, देश भर में कृषि के क्षेत्र में क्या नया किया जा सकता है उस पर काम किया। आज मुझे देश के पानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आगे जो भी जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है, केवल राजनीतिक क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं, इससे इतर भी अगर कोई जिम्मेदारी देंगे, इतने ही हर्ष के साथ, इतनी ही प्रसन्नता के साथ, इतनी खुशी के साथ, इतने उत्साह के साथ
इतने उमंग के साथ और इतने ही परिश्रम के साथ इतना ही पुरुषार्थ करते हुए केवल राजनीति नहीं, इससे आगे बढ़ करके भी यदि मुझे भाषण में कोई जीत नहीं सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये इलाका मुख्यमंत्री का इलाका है, तो एक मुख्यमंत्री जा रहा है, अगला मुख्यमंत्री खड़ा हुआ है इससे क्या? पहले भी जोधपुर में बरकतुल्ला साहब मुख्यमंत्री रहे, जोधपुर में हमारे भाषा मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, देखिए सामान्यतः मुझे देश भर में जिन प्रदेशों में जाने का अवसर मिलता है, प्रवास का अवसर मिलता है, मुख्यमंत्री की विधानसभा अलग से दिखाई देती है। आप सरदारपुरा में घूम करके जरूर देखिएगा, आपको कहीं 15 साल के मुख्यमंत्री की छाप दिखाई देती है क्या? आप जोधपुर में सरदारपुरा विधानसभा में जाकर के देखिएगा, सरदारपुरा के लोग विधायक चुनते हैं लेकिन उनको विधायक मिलता नहीं है, वो विधायक ढूंढ रहे हैं पिछले 30 साल से ढूंढ रहे हैं। चलते एक सवाल, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ऐसा क्यों? बीजेपी ने ये पार्टी का निर्णय है। संगठन बहुत सारी तरीके विचार विमर्श, बहुत सारी चीजों को देख करके उस पर विचार करके कौन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा ये तय करती है। संगठन ने ऊपर के लेवल पे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है, उस निर्णय का हम सब सम्मान करते हुए काम करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं आपका। ये आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, अपने उत्साह से पूरी तरह के लबरेज है, उनको लग रहा है कि ये वक्त आ गया है सरकार को पलटने का। क्या होगा, जोधपुर का मुख्यमंत्री है, जोधपुर शहर का, वो जाएंगे और नए मुख्यमंत्री थे क्या ये तो अपने को नतीजे ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल एनडीटीवी इंडिया में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी।